नमस्कार सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। वेस्ट बंगाल में जो कुछ भी होता है हमको सब पता है, लेकिन बहुत ही विशेष एक बात हुई है। क्या कभी सोचा था कि बंगाल के गवर्नर, उनका घर और वहाँ पे सर्च ऑपरेशन होगा? ये क्यों हुआ? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और हमने आमंत्रित किया है हमारे चहेते मेहमान, विशेष अतिथि एडवोकेट पंकज जोशी जी, जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर है। सर, फिर से आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आप फिर से हमारे साथ जुड़े। जी मैडम, नमस्कार आपके लिए और सभी व्यूअर्स के लिए भी बहुत-बहुत नमस्कार। सर, आपने भी न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी। वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर है, उनका जो घर है, राजभवन जो जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे कल एक सर्च ऑपरेशन किया गया। सर, इसका क्या कारण है? जी, जो मीडिया में जो रिपोर्ट आ रही थी उसमें जो है राजभवन में जो है और जिस तरह से एक सर्च ऑपरेशन हो रहा है और आर्म्स के लिए हो रहा है, वहाँ पर जो बॉम्ब्स हैं उनके लिए हो रहा है और उसमें वहाँ की बंगाल की पुलिस, राजभवन की पुलिस और और सेंट्रल एजेंसीज़ साथ में ब और जो भी बॉम्ब स्क्वाड है, डॉग स्क्वाड है, और ये अपने आप में एक अनोखी चीज़ इस बार पहली बार देखने को हाँ, इस तरह की मिल रही है कि यस। राजभवन के अंदर इस तरह से तलाशी हो रही है और वो भी इस तरह के आरोप पे हो रही है कि राजभवन के अंदर जो है इस तरह से ये सारी चीज़ें जो हैं आर्म्स और एम्यूनिशन छुपाया गया है फॉर द सपोर्ट ऑफ क्रिमिनल्स। तो ये पहले तो ये था कि इसमें कौन लोग शामिल हैं, क्या है, और बाद में पता चला कि राज्यपाल जी भी इस सर्च में ऑपरेशन में हैं और उन्होंने इस तरह से उसकी वीडियो फुटेज भी रिलीज की है कि और ना केवल वीडियो फुटेज रिलीज की है उन्होंने, सुबह 5 बजे से ही अपने राजभवन का जो कार्यालय है उसे भी आम जनता के लिए, सभी खोल के लिए खोला कि कोई भी आए, कोई भी आके देखे, क्योंकि उनके ऊपर जिस तरह के जो एक मलिन जो इस तरह के जो आरोप हैं कि जो बिहार का जो राजभवन है वो अपराधियों के सपोर्ट में रहता है और और उसमें भी उन अपराधियों के का को विस्तार से बताते हुए विपक्ष के द्वारा कहा गया कि ये जो है ये बिहार, ये बंगाल। जो बंगाल के जो जो भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उनका सपोर्ट करते हैं। तो ये अब इस सब के बाद इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पूरी तरह से ये बात तो साबित हो गई कि इस तरह की कोई चीज़ वहाँ पर है नहीं। बंगाल का राजभवन निष्पक्षता से काम कर रहा है, पूरे राज्य के लिए जो बेहतरी के रूप में काम कर सकता है। जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोर्ट्स हों, चाहे जिस भी रूप में उनकी जो भी भागीदारी है वो निष्पक्षता से काम कर रहा है और जो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा से, चाहे वो पूर्व में आईएएस रहे तब भी राज्यपाल सीवी बोस जो हैं तब भी एक उनका एक स्पष्ट एक बड़ा अच्छा करियर रहा और आज वो राज्यपाल बनने के बाद भी और बड़ी अच्छी से भूमिका अपनी निभा रहे हैं और इस चीज़ से और पूरी बंगाल की जनता को उन्होंने इस बात से अपने ऊपर जो भी आरोप लगे हैं उनको लेके स्पष्ट जवाब दिया है कि ऐसा कहीं भी कुछ नहीं है। आप बेवजह के जो विपक्ष के लोग हैं, जो वहाँ पर जो सत्ता में हैं, वो इस तरह के अगर आरोप लगा रहे हैं तो ये एक निराधार चीज़ है। ये सर, इसके पहले भी ममता सरकार और गवर्नर के बीच ठनी है, लेकिन इस तरह का इतना बड़ा आरोप लगाना, वो भी अपने स्टेट के गवर्नर के ऊपर, टीएमसी के कोई है, उन्होंने ये आरोप लगाया था। तो इसके लिए फिर ये राजभवन के दरवाजे सभी के लिए गवर्नर ने खोल दिए थे। तो ये सर, ये इनको शर्म नहीं आती इस तरह की बातें करते हुए? देखिए, ये बड़ी ही त्रासदी कही जाएगी कि बंगाल जो कि एक बॉर्डर स्टेट है और बांग्लादेश जैसे स्टेट से जो कि एक डिस्टेबलाइज्ड कंट्री है और उससे सटे राज्य होने के नाते और ना केवल वर्तमान में बल्कि पिछले लगभग इतने कई दशकों से वहाँ पर जिस तरह से इन्फिल्ट्रेशन जो होता है और उसका कहीं न कहीं जो है उसका बंगाल के अंदर जिस तरह का दुष्परिणाम उसका देखना पड़ता है बंगाल की जनता के लिए, क्योंकि जिस तरह से वहाँ पर क्राइम के जो रेट है वो बढ़ा है और उसमें चाहे महिलाओं के खिलाफ अपराध हों, चाहे व्यापारियों के खिलाफ अपराध हों, तो जिस तरह से वो बढ़े हैं तो उसका
उसके कारण वहाँ के नेताओं को एक संवेदनशील होके बयान देने चाहिए, एक अपने आप को बताना चाहिए। लेकिन वो केवल कुछ ही लोगों के वोट बैंक के चक्कर में जिस तरह से पूरे राज्य की गवर्नमेंट को बैकफुट पे लाके खड़ा कर देते हैं या सिस्टम को एक तरह से बैकफुट पे लाके खड़ा कर देते हैं, ये अपने आप में चिंता की बात है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विशेष वोट बैंक से आपकी कोई सरकार बन सकती हो, क्योंकि वो तो सभी समाज का वोट आपको मिलता है तभी आपकी जीत होती है। लेकिन कुछ लोगों की मैं इसको केवल एक मानसिक विद्रूपता ही कहूँगा कि आप केवल कुछ लोगों के समर्थन में बोलें और ना केवल बोलें, उसके लिए आप चाहे कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे उसमें राजभवन जैसी संस्था भी शामिल है, उस पे भी आप आरोप लगा दें। और अंत में मुझे लगता है कि ये जिन सांसद जो हैं, टीएमसी के सांसद जिनका जो ये बयान आया था और उसके बाद ये कार्रवाई राजभवन द्वारा जो हुई है, तो अंत में ये अपनी ही पार्टी का नुकसान इन्होंने ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि अ, अभी तक ममता बनर्जी की माननीय मुख्यमंत्री जी की तो कोई इस तरह की टिप्पणी अभी आई नहीं है इस बारे में। और इनका जो आ रहा है इसके बाद जो है राजभवन ने अपनी निष्पक्ष जो इस पर जो है वो अपनी स्पष्टता जाहिर की है। और आगे निश्चित रूप से जो भी है वो पक्ष विपक्ष की जो बयानबाजी है वो तो इस समय वर्तमान में चालू हो ही गई है, क्योंकि वहाँ की और अन्य महिला नेत्री लोकेट चटर्जी जो है उनका भी बयान उसमें तृणमूल के खिलाफ आने लगा है। तो ये सारी चीजें भी अब और तेजी से बढ़ेंगी, क्योंकि अब चुनाव जो है वहाँ भी विधानसभा के चुनाव नजदीक आने वाले हैं, तो वहाँ ये सारी चीजें, ये सरगर्मी निश्चित रूप से और बढ़ेंगी। यस। सर, जहाँ तक हमको पता है कि गवर्नर एक कितना उनका मान रहता है, एज अ रिप्रेजेंटेटिव और प्रेसिडेंट भी होते हैं, उनके खिलाफ ऐसे बोलना ये दर्शाता है कि किस तरह से ममता बनर्जी की सरकार और उनके जो सांसद है वो अभी से प्लानिंग कर रहे हैं अगेंस्ट एक प्रोपोगंडा खड़ा करने का, और इलेक्शन को सामने रखते हुए इस तरह की बयानबाजी करने का। जी, निश्चित रूप से हमारी माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी ने जब राज्यपाल के रूप में इन्हें 17 नवंबर 2022 को जब अपॉइंट किया था बोस जी को, तो निश्चित रूप से हम जैसे सभी जो एक जो एक विचार रखते हैं कि कहीं न कहीं राजभवन की क्रेडिबिलिटी बनी रहे, तो ऐसे व्यक्ति को जब एक अपॉइंटमेंट मिलता है तो निश्चित रूप से खुशी मिलती है। वो एक अच्छे राइटर के तौर पर जाने जाते हैं, 350 से ज़्यादा पब्लिकेशन उनके नाम पर हैं। कई सारी उन्होंने 70 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, अलग-अलग तरह की पोएम्स, शॉर्ट नोट्स, स्टोरीज़, कई चीज़ों के लिए वो फेमस हैं। हुँ, ठीक है, और ना केवल उन्होंने इनको इंग्लिश में लिखा, वो बल्कि वो अपनी जो होम स्टेट मलयाली भाषा में भी निपुण हैं, मलयाली में काफ़ी कुछ उन्होंने लिखा है। यस। तो तो वो और कहीं किसी तरह का कोई विवाद लोकल राजनीति के रूप में ना हो, इसी वजह से एक केरल जैसे राज्य से जो बिलॉन्ग करते हों, उनको लाके बंगाल में राजभवन लाया गया। लेकिन बंगाल में जिस तरह से जो सत्ता की जो राजनीति जो इस तरह से जो घूम रही है, तो उसके कारण बड़ा इस समय जो है ये बड़ी सरगर्मी हो रही है, और इसमें दोनों ही जो पक्ष हैं वो अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। और शुभेंदु अधिकारी जी जो वहाँ के वरिष्ठ भाजपा के नेता हैं, उनका भी बयान आ रहा था कि अभी हमने बिहार जीता है और निश्चित रूप से अब हम बंगाल भी जीतेंगे। तो लग रहा है कहीं न कहीं इस तरह की उनके आत्मविश्वास से शायद कुछ नेता डरे हैं, और उसके बाद इस तरह की टीका-टिप्पणी वो कर रहे हैं कि जिसमें कि उन्होंने राजभवन को एक तरह से भाजपा के प्रतीक चिन्ह मानते हुए इस तरह से टीका-टिप्पणी की है, जिसके बाद राजभवन ने अपनी क्लियरिटी दिखाई है कि आप कम से कम हमारे इंस्टीट्यूशन को निष्पक्ष बना रहने दीजिए। और आगे भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी सभी उसका बातों को रख रहे हैं, मीडिया में रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक एक एक निष्पक्षता रूप से जहाँ तक हम उसमें एक गहनता से चर्चा करते हैं, तो बंगाल में जिस तरह से अभी जैसे दिल्ली का जो ब्लास्ट हुआ है, उसके तार जिस तरह से बंगाल के एक जिले मुर्शिदाबाद से जो जोड़ रहे हैं, और मुर्शिदाबाद की स्थिति जिस जिस तरह से गंभीरता से नज़र आती है, और जिस तरह से वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होता है, और उस जिले को एक तरह से एक नोटोरियस डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है कि वहाँ आपको आसानी से आधार कार्ड या अन्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बन सकते हैं, और
और वहाँ की जो डेमोग्राफिक जो चेंज जिस तरह से पिछले वर्षों में लगातार हो रही है और हो चुकी है, और जिसके कारण कि बंगाल के अंदर जो है वो कोलकाता तक क्राइम बढ़ता है, आपकी राजधानी तक क्राइम जो है वो बढ़ रहा है। निश्चित रूप से तो इन सारी चीज़ों पे, क्योंकि वहाँ के एक बड़े त्योहार के रूप में जब गंगा सागर का भी वहाँ पे जो निकलता है, तो वहाँ भी इस तरह का जो है इन सारी चीज़ों की वजह से, क्राइम की वजह से वहाँ पे कई बार अव्यवस्था देखने को वो नज़र में आई है कि वहाँ पर बंगाल से आए हुए लोगों ने किस तरह से वहाँ पे चीज़ें जो हैं उसको सही तरह से नहीं होने दिया। हुँ, बंगाल की पुलिस निश्चित रूप से उचित कार्रवाई इन सभी अपराधियों के खिलाफ करे, यही है, बजाय आपस में राजनीतिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ टीका टिप्पणी करने की बजाय राज्य की कानून की जो व्यवस्था है उसको संभाला जाए, उसको बेहतर किया जाए, और इस तरह की नकारात्मक टिप्पणियां एक दूसरे के खिलाफ करने से कहीं कोई विशेष बात नहीं होगी, क्योंकि आने वाले मोड में दोनों ही पक्ष विपक्ष को अपनी बातें जो हैं वो उचित तरह से भाषा की मर्यादा को और संयम को बनाए हुए रखनी चाहिए। लेकिन इसमें कहीं न कहीं जो चूक हो रही है, अब उसका उसका परिणाम निश्चित रूप से जनता को तो देखना पड़ ही रहा है कि हमारे जो नेता हैं वो किस तरह की एक छोटी टिप्पणी कर सकते हैं, और उसके उसके बाद किस तरह से जो सिस्टम है फिर उसको अपना जवाब देना पड़ रहा है। यस सर, आज स्थिति आज स्थिति ऐसी हो गई है कि मतलब सिस्टम को उल्टा अपने बचाव में आना पड़ रहा है कि देखिए हम ऐसे नहीं हैं। जबकि राइट। सिस्टम को उल्टा कार्रवाई करनी चाहिए, और सिस्टम खुद अपने बता रहा है, तो ये मतलब उस राज्य की स्थिति को दिखाता है कि मतलब किस स्थिति में ये राज्य पहुंच चुका है। यस सर, और बहुत ही चिंताजनक बात है सर, इसके पहले भी काफ़ी सारी बार हमने देखा कि ममता सरकार विरोध में खड़ी हो जाती है। तो विरोध में खड़ी होना दूसरी बात है सर, लेकिन जो एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उसके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम लगाना और बात करना, ये अब इन लोगों को नहीं लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है करके। देखिए, जहाँ तक अभी की जो हार हुई है इसमें, इसके बाद जो देखने में आ रहा है कि अब जो इंडिया जो अलायंस है, जो इंडिया गठबंधन जो है, उसमें अब किस तरह से कुछ ना कुछ फेरबदल तो निश्चित रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो वजूद है या उसकी जो है क्रेडिबिलिटी निश्चित रूप से और कम हुई है। तो राज्यों की जो सरकारें हैं जिनमें ममता बनर्जी भी एक प्रमुख नेता के तौर पर जानी जाती हैं, तो वो निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की एक अगुवा के रूप में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। एक ये चीजें होंगी, और तो ये एक राजा जो है वो अपने आप में, क्योंकि राजनीति कब किस समय किस तरह से करवट लेगी, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से भाजपा का जो वोट बैंक है उसका जो प्रतिशत है जिस तरह से बंगाल में हाँ, बढ़ा है, तो यस, उसके बाद कोई कोई अन्य पार्टी तृणमूल कांग्रेस को मतलब टक्कर देने की स्थिति में है नहीं है। और इस वजह से यदि इस बार यही स्थिति जिस जिस तेजी से भाजपा का कैडर वहाँ पे बढ़ रहा है, संघ के कार्यकर्ता जिस तरह से वहाँ पे विशेष कार्य कर रहे हैं, तो उसके बाद निश्चित रूप से थोड़ा भी मत प्रतिशत बढ़ा तो निश्चित रूप से बंगाल में भाजपा की सरकार अगली बार निश्चित रूप से बन सकती है। तो यही सब छटपटाहट है कि जिसके कारण किसी भी तरह का आरोप प्रत्यारोप जो है चल रहा है। तो अब इसमें यस, राजभवन की तरफ से भी जो रिपोर्ट आ रही है उसमें मीडिया में कहा गया है कि इस तरह के उन पे हम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जो भी हैं उनके बारे में हम चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, और डिफेमेशन हो चाहे यस सर, अन्य चीजें यस, चीजें हो, तो उन सभी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि विपक्ष के जिन नेता का ये जो बयान आ रहा है वो भी कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने जाने अनजाने में दे दिया, वो भी एक सीनियर एडवोकेट हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं। तो आप कोई बात कह रहे हैं तो आपको कम से कम आपसे तो उम्मीद की जा सकती है कि आप एक सही चीज समाज के बीच में रखें, क्योंकि पार्टियां के कोई ऐसा कोई व्यक्ति कहे जो कोई हल्की जुबान से बात कहे तो ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सोच समझ के बोलते तो ना केवल आपके लिए वरना अदरवाइज आपकी पार्टी के लिए भी चीजें थोड़ा इतनी खराब ना होती। यस। तो ये सर, ये तो होना चाहिए ना सर, कि डिफेमेशन तो जा बिल्कुल सर, जब तक और नहीं सर, ऐसा केस दाखिल होने के बाद उनको सजा दो,
होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ ये लोगों को कुछ वार्निंग देके छोड़ दिया जाता है या फिर माफ़ीनामा लिखकर छोड़ दिया जाता है। तो क्या हो जाता है कि आने वाले कुछ जो नेता है या फिर कोई ऑपोज़िशन लीडर है, उनको यही लगता है, अरे कुछ नहीं होगा अपने को, सज़ा कुछ नहीं होगी। तो ये सज़ा भी होनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह के जो आरोप लगाते हैं, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति पर या फिर एक संवैधानिक इंस्टीट्यूशन पर। देखिए, मैं इसमें थोड़ा-सा इस तरह की भी टिप्पणी कहना चाहूँगा कि आप इस तरह की टिप्पणी करके आप उन कार्यकर्ताओं को खुश कर सकते हैं, जो आपसे अटैच हैं या आपकी पार्टी का कोर वोट बैंक है, आप उसको खुश कर सकते हैं कि देखिए हमने हमने भाजपा के खिलाफ या भाजपा के किसी बिलॉन्ग करने वाले नेता के खिलाफ इस तरह से बयान दिया। लेकिन होता क्या है कि समाज का जो अधिकांश वर्ग है, जिसे राजनीति से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रहता है, जो अपनी उसमें लगता है वो और वही असली वोट बैंक होता है। और वो जब इस तरह की नकारात्मक चीज़ों को जब देखता है कि सोसाइटी में किस तरह से चल रही है, उसी का परिणाम निकल के ये आया कि भाजपा जो है वहाँ पे प्रमुख विपक्षी दल के रूप में बंगाल में उभरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी अपराधियों के खिलाफ में ये इस तरह का बयान देंगे कि भाजपा इस तरह की करती है, जबकि ऐसा है ही नहीं। भाजपा के तो सांसद अभी कुछ समय पहले ही मीडिया रिपोर्ट में आ रहा था, एक भाजपा के सांसद को तो जिस तरह से वहाँ पे बदमाशों ने पीटा, खून निकाल दिया, पूरा बड़ी वो मतलब अपने चुनाव प्रचार तक नहीं कर पा रहे। तो भाजपा का कार्यकर्ता तो एक अनुशासित कार्यकर्ता होता है और संघ की संस्कार की जो पाठशाला होती है, उससे निकला हुआ कार्यकर्ता होता है, जिसमें कोई भी दुराग्रह वाले शब्द भी नहीं कहे जा सकते हैं। और अ, जहाँ जहाँ इस तरह की जो अब है, जो रचनात्मक कार्यों की या जो शब्दों की मर्यादा है, उसको उसको अगर आप कहते तो बड़ा अच्छा रहता। लेकिन आपने जो असली कल्प्रिट हैं, असली अपराधी हैं, क्योंकि लगातार पिछले कई समय से वहाँ पर बंगाल में जिस तरह से जो बलात्कार की घटनाएँ, रेप की घटनाएँ और उसमें जिस तरह से वो एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह से चाहे कोलकाता के मेडिकल कॉलेज की घटना हो या अन्य, तो वो एक तरह से उसकी राजधानी की स्थिति को भी, क्योंकि कोलकाता या बंगाल का जो एक मानुष है, जो एक कल्चर्ड मानुष जिसे माना जाता है, एक एजुकेटेड माना जाता है, आज बांग्लादेशियों के इन्फिल्ट्रेशन की वजह से वो अपने आप को एक ऐसी स्थिति में पाता है कि हम किन के बीच में आके खड़े हो गए, क्योंकि बंगाल का जिस तरह से विभाजन हो गया, विभाजन के बाद जो स्थिति ये समझ में आई कि चलो इस एरिया को अब हम एक अच्छे तरह से डेवलप करेंगे। आज उसकी स्थिति भी पड़ोसी डिस्टेबलाइज्ड स्टेट जैसी ही होने जा रही है। तो बंगाल को निश्चित रूप से हमें बचाना होगा और वहाँ पे जितनी भी अवैध चीज़ें जो होती हैं, चाहे चाहे वहाँ के मेजर रेलवे स्टेशनों पे भी जिस तरह से वहाँ पे अवैध चाहे दुकानें लगती हों, चाहे वहाँ पर अन्य क्षेत्रों में वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो काम करना चाहता हो, लेकिन उसको काम नहीं करने दिया जाता हो, और इन सब चीज़ों के खिलाफ भी कोर्ट में भी काफ़ी केस पेंडिंग है। पुरानी मंत्रियों के द्वारा भी वहाँ जो भ्रष्टाचार हुआ, घूसखोरी के आरोप लगे और उनके उनमें भी ईडी और जिस तरह से सीबीआई ने केस दर्ज किए हैं, वहाँ के पूर्व न्यायाधीश जी जो हैं, उन्होंने भी जिस तरह से वहाँ पर सख्त कार्रवाई की है, उसमें कई मंत्री उसमें इन्वॉल्व रहे। उनके एजुकेशन मिनिस्टर का नाम जिस तरह से उसमें आया, तो ये सारी चीज़ें बंगाल की एक एक इस समय बड़ी विवादास्पद स्थिति बंगाल की रही है और उसमें इन चीज़ों को थोड़ा सुधारने की कोशिश होनी चाहिए, बजाय किसी राजभवन जैसी संस्था के ऊपर टिप्पणी करने की। क्योंकि आपको अपना एग्जीक्यूटिव जो मशीनरी है, उसे ठीक करना होगा। आपको अपने ऊपर भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से खराब है, उसपे जो आरोप लग रहे हैं, उन चीज़ों को आपको सुधारना होगा, ना कि बजाय किसी और के। और उसमें आप जो है, चाहे बीएसएफ हो, चाहे उसका आप मदद करें, क्योंकि वहाँ पर जो बांग्लादेशियों को रोकने के लिए जो फेंसिंग जो हो रही थी, उसके लिए चाहे ज़मीन अलॉटमेंट देने की बात हो, चाहे वहाँ की जिन छोटी-छोटी जो नदियाँ हैं, नहर हैं, जहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है, उन पे देख-रेख करने की बात हो, तो उसमें आपको एक बेहतर कोऑर्डिनेशन करके आपको देश के लिए काम करना चाहिए, बजाय इस तरह के आरोप या इस तरह की चीज़ें। क्योंकि इन सबसे एंड एंड में जो भारत है उसका ही अहित होता है और भारत सभी भारतीयों का है, वो किसी पार्टी विशेष का नहीं है।
यस। और आपकी ये बात सुन के सर मुझे अटल जी की वो लाइन अब फिर से याद आती है कि वो हमेशा कहते थे पार्टियाँ आएगी, जाएगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, देश है तो हम होंगे। ये बात जब तक ममता को समझ में नहीं आती तब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो एनीवे सर आप हमारे साथ फिर से जुड़े इसके लिए बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर, जय हिंद सर और वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। यस।